आज हम लोग फिर एंशंट इंडिया पढ़ाई करने जा रहे हैं, जिसमें कल हम लोग वेद पढ़ रहे थे और वेद के बाद का धार्मिक साहित्य पढ़ रहे थे। अब जो है थोड़ा सा उसमें रह गया है, उसको कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। वेद के बाद का जो साहित्य लिखा गया उसको हम लोग पढ़े हैं कल, जैसे बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य पढ़े, थोड़ा सा रह गया जैन धर्म आज पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, जो उस समय यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का जो सभ्यता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक सामने मोटिवेशनल स्पीच लिखा गया है, आप देख रहे होंगे। जब तक आप जीत नहीं जाते, लिखा गया है, जब तक आप जीत नहीं जाते तब तक किसी को आपके कहानी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा। तो पहले दुनिया को जीत के दिखाना होगा, तब आपका जो कहानी है वो काफी सुपर डुपर हिट हो जाएगा। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। हम लोग जो कल रह गया था उसको कंप्लीट करते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। कल थोड़ा सा इसमें रह गया था, इसको पूरा करने के बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। जैन साहित्य भी कल शुरू हो गया था, थोड़ा सा और रह गया था इसमें जैन साहित्य के बाद। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चचनामा, याद रखिएगा चचनामा। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 2 पेज है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। चचनामा से भी हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। चचनामा, इसकी रचना अली अहमद द्वारा की गई है। चचनामा की रचना अली अहमद, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसमें अरबों की सिंध विजय का वर्णन है। आपको मालूम है अरब मोहम्मद बिन कासिम जब आया था, मोहम्मद बिन कासिम, तो ये सिंध पे ही आक्रमण किया था पहली बार। सिंध के रास्ते मकरान तट से सिंध में घुसा और इधर ही उथल पुथल मचाया था। जबकि गजनबी जब आता है तो ये अधिकांश क्षेत्रों तक फैल जाता है। बाद में जब गौरी आता है तो ये ऊपर वाला दर्रे से होकर आता है। जब बाबर आता है तो और भी ऊपर के दर्रे से होकर आता है, जिसका नाम आप सुने हैं खैबर, गोमल, बोलन। ये सब बाद का अटैक है, लेकिन शुरुआत में मोहम्मद बिन कासिम का जो अटैक होता है 712 के ईस्वी के आसपास, जो दाहिर वहां का शासक होता है सिंध क्षेत्र में, तो ये पाकिस्तान का जो मकरान तट है उधर से ये प्रवेश करता है। तो चचनामा जो अली अहमद के द्वारा लिखा गया है, इसमें अरबों का सिंध विजय पर चर्चा किया गया। महाभाष्य, पतंजलि के द्वारा रचित इस ग्रंथ में शुंग वंश के इतिहास, महाभाष्य में जो पतंजलि ने लिखा है शुंग वंश का इतिहास लिखा गया है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित भी थे, जैसा कि कल भी हम लोग इसको पढ़े हैं। आगे देखते हैं। रघुवंशम नाम सुने ही होंगे पहले भी। रघुवंशम के रचयिता हैं कालिदास, रघुवंशम कालिदास। तथा देवी चंद्रगुप्तम विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया है। इस साहित्य में गुप्त वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। कल भी बताया गया था 240 से 467 वर्ष तक गुप्त काल का शासन रहा है। उसके बाद का जो शासन है वो गुप्त काल के जो छोटे छोटे लोग थे उसके द्वारा संचालित हुआ, जिसको हम लोग गुप्तोत्तर काल के रूप में जानते हैं, जिसमें संयोगन आया था, शुरू दिन चर्चा हुआ था। 63वें में पूछा गया है। मृच्छकटिकम शूद्रक द्वारा रचित है ये, और गुप्तकालीन संस्कृति की जानकारी हमें मिलता है मृच्छकटिकम से। आगे देखते हैं। स्वप्नवासवादतम, ये भास के द्वारा लिखा गया है, भास द्वारा रचित, याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ग्रंथ से वत्सराज उदयन के विषय में हमें जानकारी मिलती है। उदयन, मगध का जो डायनेस्टी है उसमें उदयन का नाम आता है। शुरुआत में इसने ही पटना को बसाया है और हर्यक वंश का अंतिम शासक के रूप में जाना जाता है।
मालविकाग्निमित्रम ये भी कालिदास के द्वारा रचित है, जिसमें शुंग वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से वैदिक साहित्य पढ़े और उसके बाद वेद के बाद हम लोग जो वेदांतर साहित्य है, वेद के इतर जो साहित्य है उसको भी हम लोग, धार्मिकेतर साहित्य है, ये सभी हम लोग पढ़ के फिनिश कर लिए। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है वैदिक सभ्यता, बहुत इंपॉर्टेंट। वैदिक सभ्यता जो हम लोग पढ़े वो था वेद, आज है वैदिक सभ्यता। तो आज मुख्य रूप से जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वैदिक सभ्यता के बारे में, क्या क्या आर्यों के द्वारा, वैदिक सभ्यता का जन्मदाता कौन है, आर्यन लोग हैं, जो सेंट्रल एशिया से माना हुआ जाता है कि ये लोग आए। तो इनके द्वारा जो प्राचीन काल में कुछ इतिहास मिलता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद देखिए, दूसरी सभ्यता यही है। सिंधु सभ्यता जब पतन हो गया तो जो अगला सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता है। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद यह सभ्यता विकसित हुआ या अस्तित्व में आया। काल के अनुसार इसे दो भागों में बांटते हैं, जैसा कि पिछले दिन ही चर्चा कर लिए थे, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, यहाँ देखिए ड्यूरेशन लिखा हुआ है। 1500 बीसी से 1000 बीसी के समय को, 500 वर्षों के समय को ऋग वैदिक काल कहते हैं। और उसके बाद उत्तर वैदिक काल में 3 है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिसमें ऋग वेद सबसे पुराना वेद है तो वहीं अथर्ववेद सबसे नया वेद है। कल हम ये सब चर्चा कर चुके हैं। हम लोग आगे चलते हैं धीरे धीरे, जो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है उसको करवाते चलेंगे। जहां आर लगाएंगे उसको फिर अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। आर सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। ये पंजाब जो आज भारत का पंजाब है, केवल यही पंजाब नहीं, पंजाब का मतलब होता है जो पाकिस्तान में भी पंजाब है वो क्षेत्र में, अर्थात आज पाकिस्तान का जो ऊपरी भाग है वो पंजाब के रूप में जाना जाता है, जो भारत से सटा हुआ है। उत्तरी पूर्वी भाग पंजाब पाकिस्तान का, उसमें और उससे ऊपर जो अफगानिस्तान है पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, तो इधर ही सर्वप्रथम आर्य लोग आए थे। यानी वो लोग सेंट्रल एशिया से जब आए थे तो भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में ये बस गए थे। मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान जो है मध्य एशिया है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल एशिया या मध्य एशिया, मैक्स मुलर के द्वारा कहा गया है। इस सभ्यता की जानकारी हमें वेदों से मुख्य रूप से मिलती है, क्योंकि वेदों की रचना आर्यों के द्वारा ही हुआ है। अतः इसे हम लोग वैदिक सभ्यता ही कहते हैं। वेदों से इस सभ्यता की जानकारी मिलती है, इसलिए हम लोग इसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। क्लियर हो गया, समझ रहे होंगे, बहुत अच्छा। आगे यदि आप वीडियो अच्छा से देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं, इसका नोट्स भी घर पे बनाइए और वीडियो को अधिक से अधिक अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं आगे। आर्य शब्द से तात्पर्य होता है कुलीन या श्रेष्ठ। बीबीआई बीपीएससी में पूछा जा चुका है। आर्य का मतलब क्या होता है, तो श्रेष्ठ बताया जाता है आर्य लोग को। वैदिक काल में समस्त उत्तर भारत का क्षेत्र आर्यावर्त कहलाया, क्योंकि आर्यों का ये क्षेत्र रहा है इसलिए आर्यावर्त कहलाया है। क्योंकि आर्यन लोग दक्षिण भारत में नहीं जा सके थे, वो लोग उत्तरी भारत तक ही रहे, गंगा के मैदान वाले जितना क्षेत्र है यहां तक ही ये लोग बस पाए थे। चलिए आगे देखते हैं। बहुत जानकारी नहीं लेना है, जो जानकारी दिया जा रहा है इसी को बार बार सुनिए, समझिए, एग्जाम इसी से हो जाएगा आपका। आर्यों की सभ्यता ग्रामीण, जबकि हम लोग तुलना करें तो जो इसके पहले का सभ्यता पढ़े हैं सिंधु घाटी सभ्यता, वो नगरीय सभ्यता थे, याद रखिएगा। भाषा संस्कृत, जबकि इसके पहले का जो हम लोग पढ़े सिंधु घाटी सभ्यता, भाषा तो पढ़ा ही नहीं जा सका है, ठीक है, अपठनीय है। ऋग्वेद की प्रमुख नदियां, ये तो हम लोग जैसे सिंधु हम लोग पढ़ चुके हैं, सतलज, सतलज को शतुद्री, गंडक को सदानीरा, याद रखिएगा, बहुत भी आई है, बिहार की नदी है भी आई। गंडक सदानीरा नदी के रूप में जाना जाता है। ये गंडक नदी पटना के समीप आकर के गंगा में मिलती है, और ये हिमालय पार से आती है ये नदी, ये ट्रांस रिवर के रूप में जाना जाता है, जो कि
तिब्बत से निकलती है। सोहन नदी, सोहन। घग्गर नदी, द्विशदती, भी आई ये भी, घग्गर। काबुल नदी, कुंभा, कु अंशवर भा, कुंभा। इसके अलावे आप कल हम लोग देखे ही थे सतलज, सतुद्री, जो इसके अलावे झेलम, अक्सनी, बितस्ता, ये सब हम लोग कल देख चुके हैं। चलिए, सरस्वती नदी ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, जो कि अब विलुप्त हो चुकी है, जो कि अब विलुप्त हो चुकी है ये नदी। सबसे ज्यादा पवित्र इसी नदी को माना गया है, पवित्र नदी। देखिए, सब सिंपल सिंपल बात है, एग्जाम में यही आएगा, बनता नहीं है वहां पे। सबसे पवित्र नदी सरस्वती, जबकि सदानीरा नदी गंडक। गंगा नदी ऋग्वेद में एक बार चर्चा है मात्र। ये अपने आप में देखिए क्वेश्चन बनता है कि आज भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा का चर्चा ऋग्वेद में कितनी बार है, तो एक बार। गंडक का एक से अधिक बार। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पवित्र नदी सरस्वती। यमुना नदी, इसकी चर्चा ऋग्वेद में 3 बार। सिंधु नदी, इसकी चर्चा सर्वाधिक बार, चूंकि उसी क्षेत्र में बसा था इसीलिए सर्वाधिक बार सिंधु नदी का चर्चा हुआ है। गंगा नदी का एक बार अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैदिक लोगों या आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था, जबकि कृषि पशुपालन। जबकि हम लोग इसके पहले सिंधु सभ्यता में देखे हैं तो सिंधु सभ्यता में नगरीय सभ्यता थी, अर्थात वो व्यापार के साथ पशुपालन उसमें भी है, लेकिन कृषि पशुपालन आर्यों के द्वारा, इसमें व्यापार नहीं है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है ऋग्वेद में गाय की चर्चा 174 बार है, याद रखना चाहिए। 174 बार गाय की चर्चा की गई। गाय को अधन्या भी बताया गया है। अधन्या मतलब इसको मारना नहीं है, नहीं मारना है गाय को। अधन्या, ना मारे जाने योग्य, यानी गाय को मारना नहीं है, हत्या नहीं करना है इसको। 174 बार। घोड़ा आर्यों का प्रिय पशु था। लोहा आर्यों के द्वारा ही खोजा गया धातु है। ये सब कुछ याद रखिएगा, वन लाइनर बना लीजिए वीडियो देख देख कर और इसको याद रखिएगा, एग्जाम में ये सब पूछा जाएगा। लोहा के लिए आर्यों ने श्याम अयस बोला है। श्याम का मतलब काला, काला अयस शब्द का प्रयोग किया। तांबे के लिए आर लोहित अयस। अब ऐसा नहीं कि लोहित से लोहा बना देना है, गलत हो जाएगा। तांबा के लिए लोहित और श्याम के लिए लोहा शब्द आर्यों के द्वारा दिया गया है। अच्छे से याद रखना है इसको, बहुत हड़बड़ा कर काम नहीं करना। धीरे 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 वीडियो देखिए, वीडियो से कुछ कुछ लिखिए इंपॉर्टेंट चीजें और फिर याद कर जाइए। ऋग्वैदिक समाज पुरुष प्रधान, जबकि वहां मातृ देवी का पूजा होता था सिंधु समाज में, सिंधु सभ्यता में। आर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था 5 भागों में बटी थी, याद रखिएगा, भी आई है। 5 वर्गों में बटा हुआ था जो प्रशासनिक व्यवस्था था। कुल, परिवार, आज भी देखते हैं हम लोग, देखते हैं शादी ब्याह में चर्चा होता है किस कुल से आते हैं, किस गोत्र से आते हैं, ऐसा पूछा जाता है। तो कुल का मतलब हुआ परिवार। देखिए आर्य लोग का दिया हुआ। परिवार का मुखिया कुलप कहलाता था, याद रखेंगे। परिवार का जो मुखिया है, कुल का जो मुखिया है वो कुलप होता था। ग्राम, वेश, जन, राष्ट्र, ये सब हम लोग अपने प्रशासनिक इकाई में देखते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था में कुल हुआ परिवार, ग्राम उससे बड़ा, वेश और भी बड़ा, जन और फिर बाद में राष्ट्र, सबसे बड़ा राष्ट्र होता है। जन से ही जनपद बनता है। चलिए आगे देखते हैं। आर्यों का प्रशासन कबीले के प्रधान द्वारा संचालित होता था, जिसे राजन या राजा कहते हैं। एक कबीला का जो प्रधान है उसे राजा कहते हैं। अनेक कुल मिलकर ग्राम बनते थे। देखिए कुल जो परिवार है, तो कई परिवार मिलने से ग्राम बन गया, और फिर कई ग्राम मिलने से 20 बन जाता था। लिखा हुआ है कई ग्राम मिलने से 20, और उनके 20 को मिलकर जन, और जन के बाद फिर राष्ट्र का निर्माण होता था। और यही जन अभी मध्यकालीन भारत में पढ़िएगा तो हो जाएगा सूबा।
ठीक है, ये सूबा कहलाने लगता है। चलिए, मध्यकालीन इतिहास में तो फिर अलग अलग चीजें हम लोग पढ़ेंगे, कभी परगना पढ़ते हैं, फिर सूबा पढ़ते हैं, फिर जिला भी पढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि ये सब बहुत पहले की घटना है, तो वहां जितना विकास हम लोग मध्यकालीन में देखेंगे वहां यहाँ पे नहीं हुआ है। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है। हालांकि एग्जाम में तो अब ये सब नहीं पूछा जाएगा, ये सब ऑप्शनल हिस्ट्री में कभी पूछा जाता था, प्रीलिम्स में। अब ये सब जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 275 बार उल्लेख हुआ है जन का, जो कि जनपद का उल्लेख नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, उल्लेख कितना है, 275 बार हुआ है, तो जनपद का उल्लेख नहीं है। कहने का मतलब ये जन का मतलब यहाँ पे जन सूबा का मतलब हुआ, जन का मतलब यहाँ पे सूबा, बड़ा क्षेत्र, सूबा, ठीक है। यानी जनपद जन से छोटा शब्द है। आज देखते हैं जनपद वगैरह उत्तर प्रदेश में कहीं पे देखा जाता है कि ये फलाना जनपद, जनपद छोटा स्तर का चीजें हुआ है, ब्लॉक स्तर के चीज को हम लोग जनपद बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जन का मतलब ये जो लिख दिया गया है कि जन का उल्लेख नहीं है, जनपद से मतलब नहीं है जन का, तो जनपद छोटा चीज हुआ, जन बड़ा हुआ, सूबा एक बड़ा प्रांत। जैसे जन कह सकते हैं आप बिहार को, तो टोटल भारत के 28 जन मिलाकर एक राष्ट्र का निर्माण होता है, इस तरह से यहाँ पे आप कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आर्यों की जनसभा विदत कहलाते थे, जो ये लोग जनसभा करते थे विदत कहलाता था। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रात लोगों की संस्था थी। सभा, उसमें छोटे लोग भाग नहीं लेते थे, जो प्रशासनिक इकाई के लोग थे उसमें भाग लेते थे, उनके लिए सभा होता था। सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करने हेतु समिति केंद्रीय संस्था थी। समिति होता था, केंद्रीय संस्था के रूप में समिति का पहचान किया गया है। सभा एवं समिति दोनों संस्था राजा को सलाह देती थी। सभा कुलीन लोगों का और समिति छोटे लोगों का, सामान्य जनता के, दोनों मिलकर के राजा जो कि कुलप कहलाता था उसको अपना ये सलाह देता था। चलिए आगे। आर्यों ने युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया है। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया है। कहीं कहीं ये सब वर्ड याद रखना है ताकि एग्जाम में आ जाए कभी, तो इस तरह से बनाइएगा। युद्ध के लिए गविष्टि, युद्ध, गविष्टि। गविष्टि का शाब्दिक अर्थ होता है गायों की खोज करना। गाय के लिए ही युद्ध होता था उस समय, गाय के लिए युद्ध होता था, इसलिए गविष्टि शब्द का उपयोग किया गया है। वैदिक काल में इंद्र आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे, कल भी हम लोग जान रहे थे। 250 बार उल्लेख हुआ है, अग्नि का 200 बार ही उल्लेख हुआ है। शतपथ ब्राह्मण में समिति एवं सभा को प्रजापति यानी ब्रह्मा की जुड़वा संतान कहा गया है। प्रजापति कहते हैं ब्रह्मा को, जिससे कल हम लोग देखे थे 4 वर्ण की उत्पत्ति हुई है। तो सभा और समिति जो है वो प्रजापति की जुड़वा संतान कहा गया है। कहीं पे कल हम लोग देखे थे जुड़वा बेटी भी कहा गया है। चलिए, पुत्री कहा गया, कल इस तरह से आया था। ऋग्वेद के 7वें मंडल में, टोटल 10 मंडल है, उसमें 7वें मंडल में दशराज युद्ध, रावी नदी या परुष्णी नदी के किनारे जो लड़ा गया था 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध का वर्णन है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। टोटल 10 मंडल है, जिसमें पहला मंडल और अंतिम मंडल बाद में जोड़ा गया है, जैसा कि कल हम लोग पढ़े थे। 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन है। युद्ध सुदास एवं 10 राजाओं के बीच हुआ था, जिसमें सुदास का विजय हुआ था, जीत हुआ था सुदास का। कल भी हम लोग पढ़े थे, कुछ कुछ जो वेद से पढ़े हैं सभ्यता में भी मिल रहा। आर्यों का परिवार संयुक्त होता था, संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट होता था उस समय। नेट कट गया। तो आर्यों का जो परिवार है वो संयुक्त परिवार होता है, यहां तक हम लोग अभी चर्चा कर लिए थे। संयुक्त परिवार मिलजुल करके रहना था। आज अभी एक हम देख रहे थे मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे एक चीज वायरल हुआ है कि ये कोरोना फिर से संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट समाज में क्रिएट कर देगा, ठीक है। हाँ, तो देखिए आर्यन लोग संयुक्त परिवार में विश्वास करते थे, रहते थे। वैदिक काल में समाज ब्राह्मण, जैसा कि पिछले दिन बताया गया था, क्षत्रिय,
वैश्य एवं शूद्र के रूप में 4 वर्णों में विभक्त था, जिसमें कि पिछले दिन चर्चा हो गया था कि ब्राह्मण जो है उसका जन्म मुख से होता है, प्रजापति या ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति होती है। ठीक है। क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजा से होती है, वैश्य की उत्पत्ति जंघा से होती है, और फिर शूद्र की उत्पत्ति नीचे पैर से होता है। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। 4 वर्णों में विभक्त था समाज उस समय, जो कि समाज में यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ये याद रखिएगा, जो 4 वर्ण समाज में था, ये चारों वर्ण की उत्पत्ति प्रजापति से हुआ है या फिर ब्रह्मा से हुआ है, जिसमें व्यवसाय पर आधारित है। ये इंपॉर्टेंट है, व्यवसाय पर आधारित, याद रखिएगा, व्यवसाय पर आधारित। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, कल भी चर्चा हुआ था, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्थ वर्ण 4 वर्ण का उल्लेख है। परम पुरुष, इसी को ब्रह्मा कहते हैं, इसी को प्रजापति कहते हैं, इसी को परम पुरुष भी कहते हैं, इसी को परमेश्वर भी कहते हैं। ये आप जान चुके हैं। मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघों से वैश्य और चरणों से या पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। इसका वर्णन 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, और 10वां मंडल अंतिम यानी बाद में जोड़ा गया है। चलिए थोड़ा आप लोग वीडियो को देखिए, अपना वॉइस को ऑफ कर लीजिए। एक संगठन की मूलभूत इकाई कुटुंब कहलाते थे। कुटुंब का प्रधान कुलप या कुलप्पा कहलाता था। जैसा कि शुरू में ही हम लोग देखे, परिवार का मुखिया कुलप है ना, इस तरह से। कुल या कुटुंब या परिवार सब एक ही वर्ड है, देखिए यहां पे लिख दिया गया है। जैसा कि हम ऊपर बोले हैं राजा, कुल का प्रधान राजा, तो यहाँ पे राजा का मेरा कहने का मतलब यही है कि जो परिवार का मुखिया है वो यहाँ पे हम राजा के रूप में बता रहे थे। चलिए, कई कुटुंबों का समूह ग्राम कहलाता था। जैसा कि ऊपर भी पढ़े, कई कुल मिल करके ग्राम का रचना करता था, वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। जिसके प्रधान ग्रामीणी कहलाते थे। कुल का प्रधान कुलप था या कुटुंब का प्रधान कुटुंब था, लेकिन ग्राम जब हो गया तो उसका प्रधान ग्रामीणी। अनेक ग्रामों के समूह को 20 कहते थे, ऊपर हम लोग देखे हैं। और 20 जब मिलेगा तो जन होगा, और जब जन मिलेगा तो फिर राष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख लिए, समझ गए होंगे। कुल या कुटुंब मिलने से ग्राम, ग्राम मिलने से ग्राम का प्रधान ग्रामीणी, और ग्राम जब मिलेगा तो 20, और जब 20 मिलेगा तो जन, और फिर जन जब मिल जाएगा तो राष्ट्र की उत्पत्ति हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, वैदिक सभ्यता के बारे में जान रहे हैं। चलिए आगे, अनेक विषयों के समूह को जन कहते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है, जन कहलाता था। और जन का प्रधान गोप, ये भी आई है, जन का प्रधान को हम लोग गोप कहते हैं, आर याद रखिएगा, या फिर राजन कहला गया, गोप या राजन। जैसा कि ऊपर लिखा गया, जन मतलब जनपद नहीं, जन का मतलब बड़ा क्षेत्र। ठीक है, और जन से ऊपर का कोई क्षेत्र है, कई जनों के मिलने से राष्ट्र का निर्माण हो जाता था। चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं ऋग्वेद में आर्यों को द्विज अर्थात 2 बार जन्मा कहा गया है। आर्यों के लिए द्विज शब्द भी आया है, यानी 2 बार इसका जन्म हुआ है। प्रथम बार जन्म माता के गर्भ से, और दूसरी बार जन्म उपनयन संस्कार होने पर। आज भी आप देखिएगा कि मिथिलांचल में उपनयन संस्कार होता है, और कहा भी जाता है कि उपनयन के बाद एक नया जन्म होता है। ठीक है, यहाँ पे एक बार माता से जन्म हुआ, जिस दिन जन्म होता है बच्चों का पृथ्वी पे, और दूसरा जब उपनयन संस्कार कराया जाता है। तो उपनयन संस्कार वह संस्कार है जिसमें बच्चों का जो
जो समाज में आज आप दो चीज देख रहे हैं, एक है कि शादी ब्याह बाद में होती है, लेकिन उपनयन संस्कार के समय में ही शादी ब्याह की बहुत सारी रस्में कर दी जाती है, वो दूसरा जन्म मान लिया जाता है। वहीं से कहा भी जाता है समाज में कि शादी के बाद एक नया जन्म होता है, जब पुरुष के साथ पत्नी आ जाती है। तो उपनयन संस्कार जो मिथिलांचल में आज भी प्रचलित है, वहां पे 6 वर्ष 8 वर्ष के बीच में एक उपनयन संस्कार कराया जाता है और दूसरा जन्म वहां से माना जाता है। यानी वैदिक कल्चर को वो लोग अभी तक अडॉप्ट किए हुए हैं और उसको ढो रहे हैं, और ये अच्छा चीज है। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद में पत्नी को इंपॉर्टेंट वर्ड जैदत्सम कहा गया है, इंपॉर्टेंट है, अर्थात पत्नी ही गृह है। जिस घर में पत्नी का विचार पुरुष से नहीं मिलता है, तो वो गृह नरक में बदल जाता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया पत्नी ही गृह है, घर का शोभा पत्नी ही है। मेरा यही कहने का यहाँ पे अर्थ हुआ। वैदिक काल में स्त्रियों को अपने पतियों के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेने का अधिकार था। आज भी आप देखते हैं ऐसा होता है, यज्ञ कार्य में भाग, यानी कि पत्नी को भी अच्छा दर्जा प्राप्त था ऋग्वेद काल में, यानी 1500 BC के आसपास के समय में भी अच्छा दर्जा था। चलिए आगे देखते हैं। इस काल में स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, यानी 1000 BC से पहले ये सभी चीजें थी, लेकिन 1000 के बाद धीरे धीरे वैल्यू घट जाता है स्त्रियों का। सिक्ता, लोपामुद्रा, ये सब उस समय की कुछ स्त्रियां हैं। विश्वास, आपला, घोषा जैसी विख्यात विदुषियों का उल्लेख मिलता है। ये सभी काफी उस समय के ज्ञानी महिलाएं थी, काफी पढ़ी लिखी महिलाएं थी उस समय के सेंस से। आज जीवन अविवाहित रहने वाली, जो कभी शादी नहीं करेगी स्त्री, उसको अमाजू कहते थे। याद रखिएगा, अमाजू स्त्री का मतलब हुआ जो आजीवन कुमारी रह गई, शादी नहीं की। वैदिक काल में विधवा स्त्री को देवर के साथ विवाह करने का अधिकार प्राप्त था। आज भी आप समाज में इस चीज को देख सकते हैं। किसी कारणवश किसी घर में स्त्री का हस्बैंड का डेथ हो गया, पुरुष का डेथ हो गया, तो यदि वहां संभव है तो देवर से शादी हो सकता है। वैदिक काल में महिलाओं को सम्मानीय स्थिति प्राप्त थी, सम्मानीय स्थिति प्राप्त थी, ठीक है। और हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से तुलना करें तो वहां तो था ही था, यहाँ भी सम्मानीय स्थिति प्राप्त थी। लेकिन बाद में कहा जाता है, पढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे वैल्यू कम हो जाता है। वैदिक काल में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। स्त्री एवं पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। ऋग्वेद में मंदिर या मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले सोमरस था। जैसे आप कह सकते हैं कि आज तार या खजूर के वृक्ष से कुछ जो प्राप्त होता है रस, तो उसी तरह का चीज आप यहाँ पे कह सकते हैं उदाहरण के तौर पर। आर्य वस्त्र धारण करते थे, जहां अंदर के वस्त्र को नीबी कहलाता था। अंडरगारमेंट्स को नीबी कहते हैं। आर्यों के मनोरंजन के साधन थे संगीत। आपको मालूम है वैदिक काल में ही जो सामवेद है उससे संबंधित है हमारा संगीत का जन्म वहीं से हुआ। धुत कीड़ा, जुआ या पासा खेलना, रथ दौड़, चूंकि घोड़ा इंपॉर्टेंट था, घोड़दौड़, ये सभी इनका मनोरंजन का मुख्य साधन था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है जुआ या पासा खेलना। ये पूछता है एग्जाम में, जुआ पासा का खेल, तो वैदिक काल है। और हम लोग सिंधु के देखते हैं तो वहां पे जानवरों को लड़ाना था, जानवर लड़ाते थे। पूर्व वैदिक काल में लकड़ी उद्योग, धातु उद्योग एवं बर्तन उद्योग बनाने का विकास हो गया था। धातु चूंकि लोहा खोज लिया गया था, इसलिए ये सभी पूर्व वैदिक काल में हम लोग जान चुके हैं। यानी 1000 ईस्वी BC तक आते आते हम लोग ये सब चीज को देख लिए थे, जान गए थे। व्यापारिक कार्य वस्तु विनिमय प्रणाली
के द्वारा किया जाता था। व्यापारिक जो भी कुछ कार्य होते थे तो वस्तु का एक्सचेंज हो जाता था। व्यापार जल एवं स्थल दोनों मार्गों के द्वारा होता था। जब सिंधु घाटी में ही जल के माध्यम से हो रहा था तो बाद की सभ्यता तो और भी थोड़ा विकसित हो गई, तो जल और स्थल दोनों माध्यम से होता था, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग लोथल पढ़ चुके हैं। चलिए आगे। उपनिषदों का संकलन 600 बीसी में हुआ है, महाजन पद के आसपास। महाजन पद का जब काल आएगा तो 600 बीसी। वैदिक कार्यों की सभ्यता के अध्ययन के लिए ऋग्वेद ही सर्वाधिक प्रमाणिक है, जिसका काल 1000 बीसी तक है। 1500 से 1000 बीसी तक है। 1500 से शुरू होता है जो कि हम बता चुके हैं, 1500 बीसी से 1000 बीसी तक। वैदिक सभ्यता के जानने के लिए मुख्य स्रोत ऋग्वैदिक काल है। पूर्व वैदिक काल में पूजा का विधान स्तुति पाठ या यज्ञ के द्वारा किया जाता था। कुछ भी लिखा हुआ नहीं था उस समय, कोई भी पूजा स्थल नहीं मिलता है। जो भी है स्तुति के रूप में, पाठ के रूप में गाया जाता था। यज्ञाहुति या बलि में जौ एवं साग का प्रयोग किया जाता था। आज भी देखिए आप, जहां पे भी यज्ञ होता है कहीं पे, तो उसमें हम लोग जौ को छिड़क देते हैं, है ना। तो उस समय भी प्रचलन में था। ऋग्वेद आर्यों का सर्वाधिक प्राचीन एवं पवित्र ग्रंथ है। सबसे पुराना यही, अभी जस्ट समय भी बताया गया, 1500 से 1000 बीसी तक। सर्वाधिक प्राचीन तो है ही, पवित्र भी है। आगे इसके बारे में पिछले दिन भी ऋग्वेद के बारे में हम लोग कुछ कुछ चर्चा कर चुके हैं। मंडल 10, जिसमें प्रथम मंडल और 10वें मंडल अंत में जोड़ा गया। 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं है इसके अंतर्गत। ये याद नहीं रखना है आपको, ये याद रखना है, ये और ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये भी आई है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे यजुर्वेद। अब इसके बारे में थोड़ा सा पिछले दिन हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब यहां से वीडियो जो होगा ये कल बताया जाएगा। आज का क्लास यहीं तक। That's it.